दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है, जो फाउंडेशन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस या फिर पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट, दोनों का ही एक सिलेबस सेम रहता है। दोनों का सेम ही, बस नाम अलग अलग किया गया। राजनीतिक विज्ञान के मूल आधार उसका मुख्य नाम होता है। उससे संबंधित आपके सामने जितने भी इंपॉर्टेंट जो पर्सन है उनकी पूरी सीरीज करा रहा हूँ। उसका जो अगला पर्सन है, उदारवाद, लिबरलिज्म एंड मार्क्सवाद, मार्क्सिज्म की आपको तुलना करनी है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण पर्सन आपके सामने। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप फ्लिपकार्ट वगैरह से कोई सबसे ज़्यादा डिस्काउंट में अगर चीज़ खरीदना चाहते हो, दिल्ली पुलिस वगैरह की तैयारी करना चाहते हो, तो सबसे डिस्काउंट प्राइस में यहाँ पर जो प्रोडक्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप किताबें खरीद सकते हो। कोई और चीज़ वस्तु खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जब भी आपका कोई चीज़ खरीदने का मन हो, वीडियो खोलो और यहाँ पे प्रोडक्ट वाले लिंक पे क्लिक करो, सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिलेगा। सेल चलती है, यहाँ पर आपको शो कर देती है। सबसे पहले पर्सन की बात करें, राजनीतिक चिंतन है। तो जब राजनीति की अगर अपन बात करते हैं, उसमें उदारवाद व मार्क्सवाद दो सबसे प्रभावशाली विचारधाराएं हैं। उसमें किस किस की बात होती है? एक तो उदारवाद की विचारधारा देखने को मिलती है, दूसरी मार्क्सवाद की विचारधारा देखने को मिलती है। तो दो अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं देखने को मिलती हैं। अच्छा, दोनों विचारधाराओं का क्या मतलब है? दोनों का लक्ष्य है समाज का कल्याण करना, राजनीतिक रूप से समाज में समानता और स्वतंत्रता को स्थापित करना। मतलब सीधी सीधी बात है, दो आदमी ही, दोनों का विचार अलग अलग उसके हैं, है ना। लेकिन हुण दोनों को उद्देश्य क्या है? आपनो मतलब जो समाज है उसकी सब लोगन स्वतंत्रता मिले, सब लोगों ने समानता मिले, वो उनको मुख्य लक्ष्य है। उदारवाद विचारधारा के अंतर है दुनिया की, जब महात्मा गांधी हो और भगत सिंह हा। मुख्यतः उदाहरण समझाऊं तो महात्मा गांधी क्या कार्य करता? अहिंसा से जो अंग्रेजा के खिलाफ लड़न को कार्य कर्या करता, और भगत सिंह अब हिंसा के साथ को सहयोग कर्या करता आज़ादी न प्राप्त करने के लिए। लेकिन दुनिया को लक्ष्य क्यों? आज़ादी प्राप्त करने को। तो मार्क्सवाद और उदारवाद है, दुनिया का सिद्धांत अलग ही, विचारधारा अलग अलग ही, लेकिन दुनिया का के ही जो लोग कार्य के मतलब जो मुख्य उद्देश्य के है, जो स्वतंत्रता और समानता मिले लोगों। उदारवाद है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर बल देती है। तो उदारवाद के है कि हर व्यक्ति है वो समाज में स्वतंत्र रहे और जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उन पर बल देने को कार्य करे। जबकि मार्क्सवाद किसकी बात करता है? मार्क्सवाद आर्थिक समानता, कि हर व्यक्ति उन आर्थिक रूप से पिस्सा से सब लोगों की वह समानता मिले और वर्गहीन समाज है उनकी स्थापना मिले। तो सीधी सीधी बात है, उदारवाद की बात करें कि लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए, है ना। उदार नाम से समझोगा कि हर व्यक्ति को उदारता होनी चाहिए, हर व्यक्ति खुश और सफल होना चाहिए। तो यो क्या होगा? लोकतंत्र, लोगों को शासन होगा जना। और मार्क्सवाद की बात करी, वर्ग सिद्धांत की हो। वर्ग सिद्धांत के हो कि जन लोगों का पिसा की कमी है ना। होने के जो अच्छा पिछड़ा आदमी पर क्यों दबाव है, तो हर व्यक्ति है वो वर्ग पे आर्थिक रूप से समान रहे। ये मुख्य अंतर दोनों में देखने को मिलता है। तो ये तो परिचय, आप दोनों की परिभाषा अलग अलग रूप से समझाना, पेपर में भी ऐ लिख के आना हुआ था प्रश्न। पहला है, उदारवाद का उद्भव कब होता है? 17 से 18वीं शताब्दी के बीच में देखने मिला है। तो उदारवाद सबको पता, आपको 17 से 18वीं शताब्दी में देखने को मिलता है। और उसको लाने वाले कुछ प्रमुख विचारक कौन से थे? जॉन लॉक, जे.एस. मिल व एडम स्मिथ थे। कौन कौन माने जाते हैं? जॉन लॉक को, जे.एस. मिल को और एडम स्मिथ को प्रमुख विचारकों के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने उदारवाद को अपने समाज में स्थापित किया। इसके मुख्य आधार क्या थे? व्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके तो मुख्य आधार क्या थे कि हर व्यक्ति, उदारवाद में कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले, समानता मिले। क्यों स्वतंत्रता और समानता मिलेगी? तो हर व्यक्ति के अधिकारों की बात है वो होगी। अगले वाला क्या कहा इन्होंने? इनका मानना था राज्य का कार्य केवल शांति और सुरक्षा और न्याय स्थापित करना नहीं है। तो ये क्या मान्य करता कि राज्य को काम सिर्फ इतना ही को नहीं कि राज्य में शांति, सुरक्षा और न्याय स्थापित करी जा। समझ में आ गई? सिर्फ यही काम को नहीं कि राज्य में सिर्फ न्याय मिले, सारे लोगों सुरक्षा मिले, शांति मिले, बल्कि न्याय भी मिले, मौलिक अधिकार भी हुई। मतलब आया को नहीं भाई थे कि कर दियो, शांति तो स्थापित कर दी, न्याय भी दे दियो, लेकिन हर आदमी व्यक्तिगत रूप से मान लिया उन पड़ोसी परेशान करने लगे तो क्या होगा? हर इंसान का क्या मौलिक अधिकार भी हुए हैं और मौलिक कर्तव्य भी हुए हैं, इनको भी ध्यान रखे जा। हमें एक चीज जरूर इंपॉर्टेंट थी कि उदारवाद के लोग थे ये पूंजीवाद से मुक्त प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते थे। मतलब समाज में
लोगाकन पिस्सो होना जरूरी है, लेकिन इतनो भी नहीं होना चाहिए कि वह पूंजीवादी 2-3 अमीर आदमी भाई आपस में लड़ बोकरी जो आज के समय अपना प्रतिस्पर्धा देखने मिले वह नहीं होनी चाहिए। वो हर आदमी का पिस्सो रहना चाहिए। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था कानून शासन और मानव अधिकारों पर बल देती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें कि ये लोगा की बात कराया करता, लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू करने की बात कराया करता। कानून और मानव अधिकार मतलब हर व्यक्ति है उन अपना अपना जो अधिकार हुई वह मिले उनकी बात कराया करता। तो ये उदारवाद है। अगले वाला मार्क्सिज्म। मार्क्सवाद के है। मार्क्सवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स व एंगल्स ने 19वीं शताब्दी में किया था। तो कार्ल मार्क्स है, मार्क्सवाद के जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था और एंगल्सन के द्वारा 19वीं शताब्दी में दिया गया था। अच्छा, हंस सिद्धांता को क्या आधार है? हंस सिद्धांता को मार्क्सवाद का जो सिद्धांत है इसका क्या आधार है? इसका आधार है आर्थिक संरचना। एक बार मैं समझा दूँ क्यों है। कार्ल मार्क्स क्या कहा करते हो कि मान लो कि एक फैक्ट्री है, तो एक फैक्ट्री में एक तो है मजदूर इंजीनियर जो भी हैं और एक है फैक्ट्री को मालिक। तो फैक्ट्री को मालिक हमेशा क्या सोचोगे कि हर मजदूरा निचोड़ लिया ढंगो जितो कमाए जितो काम कराया जाए उतनो काम करवा लिया ताकि क्या आप और से ज़्यादा पिस्सों कमा लिया। कार्ल मार्क्स क्या करता कदे भी एक मजदूर व्यक्ति ने उनको वो जितनी मेहनत करे उतना मेहनतानों कदे भी को नहीं दिया जा। और यह बात सच भी है कि कदे मजदूरों को मेहनतानों बराबर मिला है कि कदे को नहीं मिला है ना। तो यही बात कहा जाता था। इसी से इन्होंने क्या किया, वर्ग सिद्धांत का सिद्धांत दिया। इसमें क्या बताया कि पूंजीवादी लोग हैं वो क्या है, वो हमेशा जो मजदूर वर्ग है उसका शोषण करने का कार्य करते थे। इन्होंने दो अलग अलग प्रकार के वर्ग भी बताए थे और इसी को क्या कहा जाता है, इसी सिद्धांत को वर्ग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। मार्क्सवाद निजी संपत्ति और पूंजीवाद और असमानता का मूल कारण मानते हैं। तो मार्क्सवाद के मान्य करता जो निजी संपत्ति है मतलब जो इंसान घणो रुपयो बेड़ो करके मतलब घणो सारो रुपयो बेड़ो करके पूंजीवादी बन के घणो सार मतलब खूब रुपया कमा के कर सकें। यही कारण है कि समाज में असमानता देखने मिले। समाज में असमानता क्यों देखने मिले? क्योंकि हर व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा पैसों इकट्ठो करना चाहे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसों इकट्ठा करना चाहता है। इस वजह से क्या हो जाता है, समाज में वो जो और दूसरे वर्ग के लोग हैं जिनसे वो कार्य करवाता है उनको शोषित करता रहता है। इसका उद्देश्य वर्गहीन समाज व सामाजिक आर्थिक समानता की स्थापना करना है। तो ये जो सिद्धांत दिया गया इसका क्या उद्देश्य है, एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना। वर्गहीन समाज कौन सा है, ऐसा समाज की स्थापना करना जहाँ पर पूंजीवादी लोग और उदारवादी लोग हैं वो जो पूंजीवादी लोग हैं वो ज़्यादा नहीं रहे, समाज के हर व्यक्ति के पास क्या आर्थिक रूप से सशक्त हों और उनके पास पैसा रहे। इन्होंने सामाजिक आर्थिक समानता की स्थापना करना है। इनका क्या लक्ष्य था कि समाज में सामाजिक व आर्थिक समानता है उसको स्थापित किया जाए। राज्य में ये शोषण का औजार मानते थे जिसका अंत लोप होना चाहिए। तो ये क्या मानते थे कि जो हमारा समाज है इसके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, समाज के अंदर कि लोगों के पास अगर बहुत अधिक पैसा होता है इस वजह से क्या हो जाता है, इस वजह से समाज में शोषण देखने को मिलता है। अंततः ये शोषण है ये खत्म होना चाहिए वक्त के साथ। यह समाजवाद और साम्यवाद की ओर अग्रसर करने का मार्ग प्रशस्त करते थे। ये क्या बताते थे कि हमें समाजवाद और साम्यवाद है दोनों की दोनों है उनको हमें लेकर चलना चाहिए। मतलब जो समाजवाद और साम्यवाद है उसका मार्ग हमें प्रस्तुत करना चाहिए। समाज में हर व्यक्ति के पास पैसा होना चाहिए। तो कार्ल मार्क्स जो मार्क्सवाद है वो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, आपके सामने रशिया में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और हमारी जो शुरुआती सरकार रही थी इन्होंने मार्क्सवाद सिद्धांतों को माना था। तुलनात्मक विश्लेषण करें तो पहला है मुख्य आधार क्या है, उदारवाद का मुख्य आधार क्या है, मूल आधार क्या है, जन सिद्धांता पे हण की ये जो सिद्धांतन की स्थापना हुई। तो क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अधिकार। तो उदारवाद क्या है, किसकी बात करता है, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले और उनके जो अधिकार हैं वो स्थापित हैं। मार्क्सवाद किसकी बात करता है, आर्थिक समानता और वर्ग सिद्धांत की। तो उदारवाद बात करता है हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले और उनको अधिकार मिले। मार्क्सवाद किसकी बात करता है, लोगों को आर्थिक रूप से समानता और वर्ग सिद्धांत की बात करता है। फिर बात करें राज्य की भूमिका, तो राज्य में हर व्यक्ति की क्या भूमिका है, न्यूनतम हस्तक्षेप और रक्षक की भूमिका। तो उदारवाद में क्या होता है, न्यूनतम हस्तक्षेप की, कोई भी व्यक्ति जब आप पर हस्तक्षेप करे, कोई भी व्यक्ति है जब आपसे उदारवाद की बात करे तो कैसे हो, जो राज्य मतलब जो सरकार है वो कम से कम हस्तक्षेप करे, लोगों की स्वतंत्रता ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगला क्या है, वर्गीय शोषण का औजार और अंततः राज्य का लोप होना। मतलब जो वर्गीय शोषण है, जो वर्ग में जो आपके सामने पूंजीवादी लोग हैं और जो गरीब लोग हैं उनमें क्या हो, वर्गीय शोषण है उसको ना देखने को मिले।
आर्थिक दृष्टिकोण की बात करें, पूंजीवादी निजी संपत्ति का समर्थक होना चाहिए, समर्थन। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर थोड़ा बहुत समाज में पैसा हो, थोड़ा बहुत पूंजीवाद भी हो तो वो भी समाज के लिए ज़रूरी है, तो इन्होंने पूंजीवाद का समर्थन किया है। लेकिन कार्ल मार्क्स तो बिल्कुल विरोध करते थे, आप सबको पता है किसका, पूंजीवाद का। वो तो इस समाज में असमानता की जड़ी किसको मानते थे, पूंजीवादी लोगों को मानते थे। समाज की अवधारणा की बात करें, व्यक्ति केंद्रित, तो हर व्यक्ति है वो केंद्र में रहता था समाज के अंदर, और वर्ग केंद्रित मतलब एक बहुत बड़ा जो समाज है वो उसको लेकर चलते थे। तो उदारवादी लोग किसको मानते हैं, हर एक एक व्यक्ति उसकी उदारता होनी चाहिए, हर व्यक्ति जीवन में क्या आगे बढ़ना चाहिए। और इसमें जो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत में क्या है, वर्ग सिद्धांत में, कि एक पूरा वर्ग है वो समाज के साथ पूरा समाज आगे बढ़ना चाहिए। उद्देश्य की बात करें भाई, किस उद्देश्य से इन्होंने अलग अलग सिद्धांत दिए, तो लोकतंत्र और स्वतंत्रता की रक्षा करना। तो जो आपके सामने उदारवादी लोग किसकी बात करते थे कि लोकतंत्र की स्थापना होनी चाहिए और स्वतंत्रता है उसकी रक्षा होनी चाहिए। तो किसकी बात करते थे कि समाज में लोकतंत्र की स्थापना हो और स्वतंत्रता की रक्षा देखने को मिले। दूसरा है वर्गहीन और समानता पूर्वक समाज देखने को मिले। तो कैसा समाज देखने को मिले, वर्गहीन मतलब हर वर्ग है उनके लोगों मतलब कोई भी वर्ग का निर्माण नहीं हो, पूंजीवादी लोग हैं इस प्रकार के वर्ग नहीं हो, सभी लोगों को समानता मिले। ये वर्गहीन समाज की बात करते थे, जहाँ पर जो गरीब अमीर और गरीब लोग हैं वो बराबरी का हक मिल सके उन्हें। प्रमुख विचारकों की बात करें तो लोक, जेएस मिल व एडम स्मिथ थे। इसमें कौन कौन थे, लोक हो गया, जेएस मिल हो गए और एडम स्मिथ इनके प्रमुख विचारक थे। इनमें कौन थे, कार्ल मार्क्स व एंगल्सन है वो प्रमुख विचारकों में से रहते हैं। तो यह आपके सामने निष्कर्ष और देख लेते हैं एक बार। उदारवाद और मार्क्सवाद दोनों ही आधुनिक राजनीति को गहराई से प्रभावित करने विचारक थे। तो उदारवाद और जो मार्क्सवादी विचारक थे ये दोनों ही क्या करते थे, जो अपनी राजनीतिक रूप से गहराई से प्रभावित करने का कार्य करते थे, जिसमें उदारवाद ने लोकतंत्र, मानव अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की नींव रखी। तो उदारवाद ने क्या किया, हमारे समाज में लोकतंत्र की, मानव अधिकारों की और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की हमेशा बात की है, जबकि मार्क्सवाद ने आर्थिक समानता और वर्ग शोषण के विरोध में संघर्ष और दृष्टिकोण दिया है। तो आपके सामने जो मार्क्सवाद उसने क्या आर्थिक असमानता और वर्गीय शोषण के विरुद्ध में संघर्ष का दृष्टिकोण हमेशा से दिया है। तो आज के समाज की बात करें, आज के समाज में हमारे दोनों समाज में उदारवाद और मार्क्सवाद वो दोनों के दोनों देखने को मिलते हैं। इसीलिए उदारवाद जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं और सामाजिक न्याय व समानता को महत्व दिया जाता है। तो आज किसको दिया जाता है, लोकतांत्रिक मूल्यों को भी महत्व दिया जाता है और सामाजिक न्याय और समानता को भी महत्व दिया जाता है। तो दोनों चीज़ों को आज के समय में महत्व दिया जाता है। तो ये आपके सामने जो है उदारवाद और मार्क्सवाद का जो सिद्धांत जो तुलना भी करके बता दिया, दोनों सिद्धांतों को मैंने अच्छे से भी बता दिया, अच्छे से पढ़ लेना इनको। हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो राजनीतिक विज्ञान का पेपर होता है, पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट या फिर फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दोनों एक जैसे नाम होते हैं, बस उससे संबंधित आपके सामने जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जितने भी उनके सब प्रश्नों का मैं आपको रिवीजन करा रहा हूँ, जिसमें आपका पेपर होने वाला है राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति, परिभाषा और क्षेत्र का वर्णन कीजिए। तो राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति के बारे में बताना है, परिभाषा के और क्षेत्र के बारे में आपको बताना है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छे से कर लेना इस प्रश्न को। साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। आपको पीडीएफ वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ के साथ अगर आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट से या किसी से भी कोई चीज़ खरीदना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस में आपको यहाँ पर प्रोडक्ट वाले लिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की, राजस्थान जी की किताबें देखने को मिल रही हैं। और भी अगर कोई चीज़ खरीदना चाहते हो आप तो उस पर डायरेक्ट जाकर क्लिक करके खरीद सकते हो, आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। तो चलो बात करते हैं अपन राजनीतिक विज्ञान की। तो राजनीतिक विज्ञान है वो समाज विज्ञान की प्रमुख शाखा है। तो आपको पता है जो राजनीतिक विज्ञान होता है वो क्या होता है, हमारा जो समाज का विज्ञान होता है, जो सामाजिक विज्ञान होता है, आसपास जो हमारा जीवन है उससे राजनीति हर जगह प्रभावित होती है। जैसे मैंने पहले ही समझाया था आपको कि भाई घर में भी रहोगा ना, घर में रहते हो तब ये क्या कहा जाता है, भाई वो आदमी ने बड़ी राजनीति है ना। समाज में रहेगा तो खगो उन तो आवे वो तो सदा ही राजनीति करी है ना, उन तो चुनाव लड़ना है थोड़ी लड़ना है क्या है ना, स्कूल में भी खी हो तो नेता बनोगो, छात्र नेता बनोगो। तो हर जगह समाज, घर, कोई संस्था, हर जगह आपको राजनीति कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो इसीलिए समाज के विज्ञान जहाँ पर लोगों का अध्ययन किया जाता है वहाँ पर
जो राजनीति विज्ञान है उसका बड़ा महत्व है। ये किसके लिए जाना जाता है? ये राज्य, सरकार, सत्ता और समाज में होने वाली राजनीतिक गतिविधियों का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो ये क्या करती है? कोई राज्य हो गई, कोई सरकार हो गई, कोई सत्ता हो गई, तो उसमें जिस प्रकार की जो राजनीतिक गतिविधियां देखने को मिलती हैं उसका एक प्रकार से वैज्ञानिक अध्ययन करने का कार्य करता है। प्राचीन काल में इसे दर्शन का अंग माना जाता था। तो पहले का जब समय हुआ करता था उसमें इसको क्या माना जाता था? एक प्रकार का दर्शन है उसका अंग माना जाता था। तो दार्शनिक रूप से जो चीज़ें हैं उसको अंग माना जाता था। किंतु आधुनिक काल में स्वतंत्रता और व्यवहारिक शास्त्र के रूप में विकसित हुआ। और जैसे वक्त बदलता चला गया, पहले क्या है, इन धर्म से जुड़ा करता, नैतिकता की बात होया करती, बहुत ज़्यादा बात होया करती, लेकिन टाइम बदल तो चले गए और उसके साथ के अब जो आधुनिक काल आगो, अब यो वर्तमान समय है, इनमें स्वतंत्रता और व्यवहार शास्त्र के रूप में विकसित हो। के रूप में विकसित हो कि हर लोगों ने स्वतंत्रता मिले, लोकतंत्र मिले और समानता मिले और व्यवहारिकता के साथ व्यवहार करे जा, उसका रूप में क्यों विकास हुआ। राजनीतिक विज्ञान की अलग अलग परिभाषाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें से कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं। तो किसने दी थी प्रमुख परिभाषाएं? सबसे पहले अरस्तु के द्वारा। तो अरस्तु ने क्या दिया था? अरस्तु ने क्या कहा था? राजनीतिक विज्ञान, राजनीति सर्वोच्च विज्ञान है और ये मानव जीवन के कल्याण से जुड़ी हुई है। तो ये क्या मानते थे कि राजनीति है वो विज्ञान का सबसे अच्छा हिस्सा है, सबसे ऊंचा हिस्सा है। समझ में आ गए? और ये मानव जीवन के कल्याण से जुड़ा हुआ है और इससे क्या होता है? हर व्यक्ति का कल्याण है वो देखने को मिलता है। तो व्यक्ति के जो व्यक्ति होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, उसके कल्याण से ये जुड़ा हुआ है और इसको सबसे ऊंचे विज्ञान के रूप में माना गया है कि विज्ञान जितने भी प्रकार हैं उसमें से सबसे ज़्यादा लोगों से जुड़ा हुआ किसका? राजनीति का। अब थे एक चीज़ बताऊँ मैं, चाहे गाँव की टपरी से लेके प्रधानमंत्री की पोस्ट तक राजनीति हर जगह है। समझ लो कि गांव को हर आदमी ने कोई चीज़ को ज्ञान है या नहीं है, शहर का आदमी तो है ही है, अनपढ़ आदमी ने भी बात को राजनीति को 10 घंटा बैठ के बता देगो थानो चीज़ें पर दे देखो ना। तो इसलिए हर व्यक्ति से जो राजनीतिक विज्ञान है वो जुड़ी हुई है और इससे क्या भाई राजनीतिक विकास हुआ है तो इंसान का जीवन में भी विकास हुआ है और मानव जीवन में भी विकास हुआ है। गेटेल की बात करें, राजनीतिक विज्ञान राज्य और सरकार का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो गेटल क्या बताते हैं? राजनीतिक विज्ञान क्या करता है? राज्य और सरकार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मतलब राज्य है, सरकार है और राज्य है, उन दोनों को एक प्रकार को वैज्ञानिक रूप से एक दूसरा से जुड़े रही, उनके कहे जाए, आप उन्हें राजनीतिक विज्ञान कहे जाए। मतलब आप राजनीति से क्यों जुड़ रहे हैं? चुनाव हुए हैं, जब आप एक दूसरा से जुड़े रहें तो लोग और सरकार, राज्य और सरकार है वो एक दूसरे से जुड़े रहें, इस चीज़ का वैज्ञानिक अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? राजनीतिक विज्ञान कहला जाता है। इसमें क्या क्या चीज़ें सम्मिलित होते हैं इसके अध्ययन में? उसकी उत्पत्ति कैसे हुई राजनीतिक विज्ञान की, उसका स्वरूप कैसा है, मतलब की प्रकार की राजनीति है। जब हमारे भारत में राजनीति लोकतांत्रिक है, अब इन्हें चाइना का चल जाओगा जहाँ कम्युनिज्म देखने को मिलता है, कम्युनिस्ट टीम है ना। अपन रशिया थोड़ा सा आगे जाओगा, रशिया की तरफ जाओगा उठे मार्क्सवादी लोग ज़्यादा देखने मिलेगा। इंडियन अमेरिका का चल जाओगा उठे के ही पूंजीवादी विचारधारा ज़्यादा है। तो कैसा स्वरूप है उसके बारे में बात करते हैं। अच्छा, उत्पत्ति कैसे हुई? तो भारत का स्वतंत्रता आंदोलन कैसा था, फ्रांस में स्वतंत्रता कैसे मिली लोगों को, इटली में स्वतंत्रता आंदोलन का क्या मुख्य उद्देश्य रहे। तो इन सब चीज़ों से सारी की सारी जुड़े चीज़ें वो राजनीतिक विज्ञान से जुड़ी हुई हैं और उनके कार्य भी सम्मिलित रहते हैं। गार्नर ने क्या बताया? राजनीतिक विज्ञान राज्य के संगठन और उसके उद्देश्य का अध्ययन है आपके सामने। तो राजनीतिक विज्ञान क्या करती है? राजनीतिक विज्ञान क्या करती है? राज्य के संगठन और उसके उद्देश्यों का अध्ययन करती है। तो ये क्या बताया इन्होंने कि राज्य है, राज्य को निर्माण कहें, राज्य मतलब कोई भी देश है ना, उसको निर्माण कहें, उसको संगठन कहें। जब भारत देश हो, आज़ाद हो जाए, अलग अलग भाग बटे हुए ना, लेकिन उसका बाद में सारा लोग एक जगह इकट्ठो करे हुए। और उसका उद्देश्य क्या है? भारतीय लोगों को क्या उद्देश्य है भाई? भारत देश को कि सभी लोगों का कल्याण हो, मारो भी कल्याण है और हमारे साथ का को सबको कल्याण हो। मैं पहले लड़ाई विश्वास कर करा है ना। गुट निरपेक्ष की रणनीति यही तो कहती है। यही सब चीज़ ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? गार्नर के द्वारा सिद्धांत दिया गया। और इस प्रकार से कहा जाता है राजनीतिक विज्ञान वह शास्त्र है जो राज्य, सरकार, सत्ता के अधिकारों के दायित्व से संबंधित समस्त राजनीतिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। तो इस प्रकार से क्या कहा गया कि राजनीतिक विज्ञान वह संस्था है जहाँ पर क्या दिया जाता है, वह शास्त्र है जहाँ पर राज्य, सरकार, भाई कोई राज्य होगा जहाँ भारत देश होगो, अमेरिका होगो, रशिया को, जितना भी देश ही उन देशों के बारे में अध्ययन करा, उठे कया कया प्रकार की सरकार है, वह लोग के साबुन जीव हैं उनका बारे में अध्ययन करना। सत्ता, सरकारें कैसे चलती हैं, लोगों के क्या अधिकार हैं, उससे संबंधित हम समस्त राजनीतिक गतिविधियों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उसी को क्या कहा जाता है? राजनीतिक विज्ञान के नाम से जाना जाता है।
अगले वाला पॉइंट है राजनीतिक विज्ञान की प्रकृति। तो राजनीतिक विज्ञान की आपके सामने कैसी प्रकृति है? प्रकृति की बात करें सबसे पहले इसमें इसकी सामाजिक विज्ञान, मतलब सामाजिक विज्ञान क्यों बोला गया इसको? क्योंकि समाज के हर व्यक्ति की ये बात करता है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे कैसा भी हो। साथ का साथ इसमें अपन अलग अलग प्रकार की चीज़ें समझते हैं, जैसे समाजशास्त्र। समाजशास्त्र क्यों? राजनीति में लोगों की बात तो होगी, समाज में लोगों की भी बात होगी। भाई समाज जहाँ राजनीति हो जाना क्यों है उरे भाई मतलब ई धर्म का लोग हैं, उरे ई जाति का लोग हैं, तो ई हिसाबों समाज है, ई हिसाबों पर वोट दी, तो इस हिसाब से हर चीज़ में पैटर्न समझो जाना। तो इसलिए समाजशास्त्र ने भी अध्ययन करो जाए। अर्थशास्त्र थान बेरो है, चुनाव आया रुपया फेंक्या है ना, चल रहा है ना, तो अर्थशास्त्र को भी अध्ययन करियो जाए। दूसरो इतिहास। इतिहास क्यों को आज से पिछली साल चुनाव में कौन जीत्यो हो, है ना, 5 सालों में की सरकार है और अब की बार कौन होगी। तो इन सब मुझे पता है ये सब चीज़ें, ये जो एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये सब क्या है, ये सब एग्जाम्पल थोड़े तो ये सब एग्जाम्पल आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब एग्जाम्पल हैं आपसे जुड़े हुए हैं, इनको अच्छे से समझ सकते हो, है ना। तो सामाजिक विज्ञान वही है जहाँ पर समाजशास्त्र का भी जुड़ाव है, अर्थशास्त्र का भी जुड़ाव और इतिहास से भी ये संबंध रखता है। मानव केंद्रित की बात करें, इसका अध्ययन क्या होता है? जो भाई अगर समाजशास्त्र का जो अध्ययन बिंदु होता है वो क्या होता है? मुख्य केंद्र बिंदु मानव जीवन होता है। तो इंसान का जो मानव होता है उसका जीवन क्या है और उसकी राजनीतिक आवश्यकताएं क्या है। भाई कोई भी आदमी है उसकी ज़रूरत की ही, उसकी आवश्यकता क्या है, उस पर उन सब चीज़ें ने केंद्र में रख के अध्ययन कर जा है। मानव केंद्रित क्या आता है? इसका अध्ययन केंद्र बिंदु मानव जीवन और राजनीति की आवश्यकताएं। तो राजनीति की है भाई, राजनीति क्या है? अब एक बात बताओ, ये टाइम में बेरोजगारी सबसे मुख्य मुद्दा है ना। आप थारा समय तो क्या है कि राजनीति ही होने, जो राजनीति पार्टियां चीज समझेगी कि अपना युवा पर फोकस करा ज़्यादा जीतेगी। समझ में आ गए? दूसरी बात है लोक कल्याणकारी योजनाएं, जैसे सरकारें क्या करती हैं, अलग अलग प्रकार की जनता ने लुभाने के लिए या फिर जनता ने आगे बढ़ाने के लिए क्या अलग अलग प्रकार की योजना लेके आए। तो हर व्यक्ति हर मानव को केंद्र में रखा जाता है जब राजनीति को समझाया जाता है। क्यों? राजनीतिक शास्त्र वो किससे जुड़ा? इंसानों से जुड़ा हुआ है। दूसरा है मानकात्मक और व्यवहारवाद। ये न्याय, समानता और स्वतंत्रता जैसे आदर्शों पर विचार करता है। तो कैसे करता है कि सब व्यक्ति को क्या मिले? राजनीति किसकी बात करती है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, हर व्यक्ति को समानता मिले और हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिले। तो इनको ये चीज़ें समझना जरूरी होता है कोई भी राजनीति करने वाले व्यक्ति को। राजनीति शास्त्र में कि सबसे मुख्य पहलू क्या है? हर व्यक्ति ने न्याय मिला, मतलब समाज में अगर कोई गलत घटना हो रही है तो उसका विरोध में न्याय मिले, है ना। और समानता, हर व्यक्ति है वो समान रहे, अमीरी की तरफ से गरीबी की, आर्थिक रूप से अमीरी गरीब के रूप में, सामाजिक रूप से धर्म का आधार पर, लिंग का आधार पर, है ना, स्त्री पुरुष का आधार पर, जाति का आधार पर, ये सब प्रकार की समानता होनी चाहिए। लोगों में स्वतंत्रता भी होनी चाहिए भाई, जो इच्छा हो उनका काम करने की, जिससे जो समाज स्वीकार करे वह प्रकार का कार्य वह बिना कोई बाध्यता के कर सकें और सरकार उनकी मदद करे। साथ ही संस्थाओं व जो प्रक्रियाएं होती हैं उनका व्यवहारिक अध्ययन भी इसमें किया जाता है। तो हम क्या करे जाए, जो अलग अलग प्रकार की संस्था पाई जाए उनको वो उनकी जो प्रक्रियाएं होती है उसका व्यवहारिक अध्ययन करने का भी कार्य किया जाता है। दूसरा क्या, गतिशील विज्ञान भी बोला जाता है इसको। क्या समय और समाज की परिस्थितियों के अनुसार इसके जो अध्ययन है वो बदलते रहते हैं। तो आपको पता है जो राजनीतिक विज्ञान है इसकी क्या है, इसकी वक्त और परिस्थितियों के अनुसार जो चीज़ें हैं वो बदलती रहती हैं और इसके सिद्धांत हैं वो भी बदलते रहते हैं। समय बदला, चीज़ें बदली और अध्ययन की जो चीज़ें हैं वो भी बदलती चली जाती हैं। वैश्विक दृष्टिकोण की बात करें, आधुनिक युग में राजनीतिक विज्ञान केवल राज्य तक सीमित नहीं है। तो आइए जो वैश्विक दृष्टिकोण क्या है कि हर व्यक्ति है समाज में या पूरी दुनिया में, हर व्यक्ति है वो क्या रहे, खुश रहे, हर व्यक्ति क्या रहे, समानता मिले, न्याय मिले, स्वतंत्रता मिले। राजनीतिक विज्ञान हर उस व्यक्ति की, जो हर एक शोषित व्यक्ति की बात करता है, जिसको क्या शोषण हुआ है, जिसके खिलाफ अन्याय है, जिसको स्वतंत्रता नहीं मिली है, जिसको समानता नहीं मिली है, उसको अधिकार दिलाने का कार्य करती है। समझ में आ गया आपको? और इसमें यही नहीं है कि आपके सिर्फ गांव, राज्य, समाज की बात करिए, बल्कि हर क्षेत्र की बात करता है। यह तो थी प्रकृति। अब बात करें राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र कौन से होते हैं। तो सबसे पहले क्षेत्र की बात करें, राज्य और सरकार का अध्ययन करना। तो ये राजनीतिक विज्ञान में क्या किया जाता है आपके सामने, राज्य व सरकार का अध्ययन किया जाता है। पहला क्या है, राज्य की उत्पत्ति, स्वरूप और उद्देश्य। तो जो राज्य और सरकार का अध्ययन में क्या होता है, कोई भी राज्य उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसका स्वरूप कैसा है और उसके उद्देश्य क्या है। मतलब
कोई भारत देश है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? मैंने बताया था आपको, स्वतंत्रता मिली अंग्रेजों से। उसका स्वरूप कैसा है? हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और हमारा उद्देश्य क्या है? हम गुटपेक्ष नीति को मानते हैं। सरकार की प्रकारों की बात करें तो किस प्रकार की सरकारें मिल देखने को मिलती हैं? लोकतांत्रिक सरकार, राजतंत्र और तानाशाही जैसी सरकारें देखने को मिलती हैं। तो सरकारों के भी अलग अलग प्रकार के प्रकार होते हैं, जैसे लोकतंत्र होगी जहाँ पे लोगों की सरकार होती है, राजतंत्र जहाँ पे राजा का तंत्र होता है, और तानाशाही जहाँ पर एक व्यक्ति है वही सब कुछ करता है, जो चाहता वही होता है। सामाजिक संस्थाएं और प्रक्रियाओं की बात करें तो अलग अलग जो राजनीति उसमें अलग अलग प्रकार की सामाजिक संस्थाएं भी देखने को मिलती है, जैसे विधायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायपालिका क्या क्या होती है? विधायपालिका होती है आपके सामने जहाँ पर जो संसद होती है उसको विधायपालिका बोला जाता है। तो आपको पता है लोकतंत्र में ये जो कार्यपालिकाएं मुख्यतः देखने को मिलती है, जिसमें संसद क्या करती है? जहाँ पे जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि पूछते हैं, है ना, और उनको क्या करती है? उनको जो वही सरकार चलाते हैं और वही जनता के जो कल्याण करना चाहिए, जन कल्याणकारी योजनाओं को लागू करते हैं। कार्यपालिका का क्या कार्य होता है? जो विधायपालिका, संसद के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं, जैसे उज्ज्वला योजना सरकार ने निकाल दी, अब उसको लगाने का कार्य कौन करेगा? कार्यपालिका है, वो जनता तक लागू करेगी। अब ऐसे थोड़ी है कि नेताजी आके आपके घर पे करेंगे, ये सब चीज़ें करेंगे, संसद में बैठे लोग ये सब करेंगे। दूसरा क्या, मान लिया आपको अन्नपूर्णा योजना लागू की, तो हर लोगों तक जो राशन पहुंचाने का ये सब कार्य किसका है? कार्यपालिका का है। न्यायपालिका क्या है? जो विधायपालिका और कार्यपालिका जो कार्य करती है, मतलब जो संसद के द्वारा कानून बनाए गए या फिर जो कर्मचारी हैं जो उस कानून को लागू करने का कार्य कर रहे हैं, अगर वो किसी प्रकार की कोताही बरते हैं तो न्यायपालिका उनको संरक्षण करती है, उनका ध्यान रखती है, उनको नियंत्रित करने का कार्य करती है, ताकि उनके जो मन में आ जाए वो नहीं कर पाए। अगले क्या है? अलग अलग प्रकार की प्रणालियां देखने को मिलती है, जैसे निर्वाचन प्रणाली, हर व्यक्ति को चुनाव करके चुनाव किया जाता है। राजनीतिक दल देखने को मिलते हैं और हित समूह देखने को मिलते हैं। तो आपको पता है भाई, जो लोकतांत्रिक प्रणाली देखने को मिलती है आजकल मुख्य समाजों में, देशों में, तो उसमें क्या होता है? हर व्यक्ति का निर्वाचन किया जाता है, एक राजनीतिक दल होते हैं और हित समूह भी देखने को मिलते हैं। हित समूह क्या होते हैं? जो आपके विपक्ष में रहते हैं या फिर जो स्वतंत्र रूप से आपको कार्य करते हैं। भाई कोई छोटी मोटी पार्टी बना दी जो लोगों के न्याय की बात करे, एनजीओ होगा, है ना, वो सब चीज़ों को हित समूह बोला जाता है। अगले वाला सिद्धांत है राजनीतिक सिद्धांत। तो राजनीति के भी अलग अलग सिद्धांत देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या, सभी लोगों को स्वतंत्रता मिले, समानता, न्याय का अधिकार देखने को मिलता है। मतलब राजनीतिक सिद्धांत के स्वतंत्रता का, समानता और न्याय के लिए लोगों की लड़ाई लड़ना। साथ के साथ राजनीतिक विज्ञान में आपको किसकी बात की जाती है? राज्यों के बीच में संबंध। तो ऐसा है कि भाई कोई देश चल रहा है, अब आपस में मध्य प्रदेश और राजस्थान हट दोनों की कौन बन रही, तो क्या करो, केंद्र हस्तक्षेप करके दोनों के मुख्यमंत्री ने बैठा के समझाओगे। तो ऐसे तो राज्य उनके बीच में संबंध कैसे हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएनओ है, उनके बीच में युद्ध और शांति की बातें। राज्य का अर्थ यो भी है कि कोई दो देशों का बीच में आपस में संबंध है, बकाया का होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए। साथ के साथ जो वैश्विक संगठन और अंतर्राष्ट्रीय कानून है, तो ऐसा ही नहीं है कि शांति है वो सिर्फ आपस में देश के अंदर ही रहे, शांति बाहर भी रहनी चाहिए। कानून सिर्फ एक देश के अंदर के नहीं, हमें बाहर के देश के भी मान्य होते हैं। अगले वाले बात, समकालीन प्रवृत्ति। समकालीन प्रवृत्ति क्या होती है? मतलब समय के साथ बदलने वाली प्रकृतियाँ। उदारवाद, मार्क्सवाद, स्त्रीवाद और पर्यावरण, राजनीति और वैश्वीकरण। हर व्यक्ति को आपको उदार देखने को मिलता है। अगला क्या? मार्क्सवाद। मार्क्सवाद की बात करें अगर अपन, तो मार्क्सवाद किसकी बात करते थे? कार्ल मार्क्स के वर्ग सिद्धांत की बात की इन्होंने। स्त्रीवाद, जहाँ पर महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिले। पर्यावरण राजनीति, तो ऐसी राजनीति जहाँ पर पर्यावरण क्या है उसको मुख्य भूमिका में रखा जाता है। और साथ के साथ वैश्वीकरण। वैश्वीकरण क्या होता है? विश्व के सभी लोगों को, विश्व होता है उसमें सभी लोगों को क्या हो? समानता हो ऐसे, और जो विश्व में सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हों, ये सब सिद्धांत भी आपको देखने को मिलते हैं। तो राजनीति विज्ञान न केवल राज्य और सरकार तक सीमित है, बल्कि संपूर्ण राजनीतिक जीवन संस्थाओं और प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है। तो ये क्या करती है? राजनीतिक विज्ञान किसी भी कोई राज्य व सरकार तक सीमित नहीं रहती है, बल्कि ये क्या करती है? संपूर्ण रूप से राजनीतिक जीवन संस्थाएं और प्रक्रियाओं का अध्ययन करने का कार्य करती है। इसकी प्रकृति क्या है? इसकी प्रकृति सामाजिक, गतिशील, मानव केंद्रित है। मतलब ये क्या है? मानव को केंद्र में लेकर इसका अध्ययन किया जाता है।
इसका क्षेत्र राजनीति से लेकर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक फैला है। तो इसका क्षेत्र क्या है? इसका क्षेत्र सारी दुनिया तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक फैला हुआ है और इसमें सत्ता और शासन का विज्ञान कहा जाता है। तो राजनीति को क्या कहा जाता है? सत्ता और शासन का विज्ञान के रूप में जाना जाता है। तो यह आपके सामने जो पूरा जो मैंने जो राजनीतिक विज्ञान का क्षेत्र प्रकृति बता दिया है, अच्छे से आपको कर लेना इस क्लास को और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। तो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है पॉलिटिकल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट, फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस, दोनों एक ही पेपर के नाम है। तो इससे संबंधित आपके सामने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं उसका मैं रिवीजन कराने वाला हूँ। उसका अगला प्रश्न है स्वतंत्रता और समानता के बीच में आपको संबंध की व्याख्या करनी है। तो स्वतंत्रता क्या होती है और समानता क्या होती है, उनके बीच में आपको जो संबंध होते हैं उसकी व्याख्या करनी है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला आपके सामने। तो आपको क्या करना है, पूरा का पूरा वीडियो देखना है, चाहे प्रश्न निबंधात्मक रूप से चाहे लघुतरात्मक रूप से आप जरूर से कर दोगे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अन्य वीडियो देखना चाहते हो इस टॉपिक से संबंधित, तो मैंने कम से कम 5 से 10 वीडियो बना रखे हैं ऐसे प्रश्नों के। तो प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन में, जाकर पढ़ लेना। प्ले ये PDF और टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और अगर आप फ्लिपकार्ट वगैरह पे कुछ सबसे सस्ती प्राइस में अगर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर आपके सामने जो प्रोडक्ट वाला लिंक दे रखा है इस पर क्लिक कर लेना। यहाँ पर जाके खरीदोगे तो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आपके सामने लिबर्टी, मतलब स्वतंत्रता और समानता, इक्वलिटी। इसमें क्या होता है? तो आपको पता है कोई भी राजनीतिक विज्ञान है उसमें लोकतंत्र में जो राजनीतिक जो सिद्धांत होते हैं उसके 2 प्रमुख सिद्धांत हैं, स्वतंत्रता और समानता। इसमें क्या होता है, जो दोनों ही मानव जीवन को न्यायपूर्ण और संतुलित बनाने में आवश्यक भूमिका निभाते हैं। मतलब कोई भी आदमी है, कोई भी आदमी स्वतंत्रता भी मिलनी जरूरी है। भाई कोई भी पंछी, एक पक्षी से उदाहरण साथ ढंग से समझ में आओगी थान न, इंसान से समझ लो। भाई थान क्या है कि कोई आदमी मायने रखा सारा दिन बाहर नहीं निकलन दे, तो थान चाहे नीरो सोना प्लेट में रोटी दो और चाहे नीरो रोल्स में डेली घुमाओ को नहीं आओ ना स्वाद, मायने बढ़िया बढ़िया ना। तो इंसान ने क्या थोड़ा बहुत बाहर ने घूमना पड़ा, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए उस व्यक्ति ने, है ना। बहुत छोटा उदाहरण दे रहा हूँ मैं, एक बहुत व्यापक मायना ही, लेकिन आप हाँ ज़्यादा बड़ी बड़ी बात ना करके छोटी छोटी बातों में चीज़ें समझ लें। समानता की है, थारा घर में थे 2 भाई हो, है ना, 2 भाण हो, ए मान लो 2 भाई, एक भाण और एक भाई है। थार पिताजी के नहीं थाला भाईडा तो डेली 500 को नोट दिन थान दी को नहीं 100 कोई ना। थारा दुख हो ना कि भाई मेरे साथ मैं के तो बुरो करे है, थारा मन में ये कि मैं के मुड्डी का पाठो मारे है जो मन को मिला है। तो यही चीज़ है कि हर इंसान है उसको न्याय और उसके जीवन को संतुलित बनाने के लिए क्या है कि जो स्वतंत्रता और समानता व दोनों की मिलनी चाहिए कोई भी इंसान है, ताकि क्या कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार कार्य कर पाओ कि वो जो चाहे वो कार्य है वो कर सके। जबकि समानता ये सुनिश्चित करती है कि सभी व्यक्तियों को अधिकार व अवसर की समानता मिले। जो समानता में क्या है, हर व्यक्ति है उन अपना अधिकार है, भाई हर व्यक्ति का कोई अधिकार हुए हैं वह मिली और अवसर की समानता मिले। अब एक बात बताओ, थारा भाई ने तो पढ़ाई करने के लिए भेज दियो और थाना नहीं भेजो तो क्या होगा, थे उतना आगे कौन पढ़ पाओगे जितनों थे बढ़ना चाहो था। तो यही है कि अवसर की समानता मिलनी चाहिए और उन हर व्यक्ति के जो अधिकार होते हैं वो उनको उपलब्ध होने चाहिए। तो इन दोनों के बीच में गहरा संबंध, अब इसी संबंध को समझेंगे। सबसे पहले स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्रता का अर्थ होता है बाधा, दमन या अन्यायपूर्ण नियंत्रण से मुक्ति। तो आपके सामने जो स्वतंत्रता है इसमें क्या है, कोई भी बाधा, कोई भी इंसान को अन्यायपूर्ण जो चीज़ें होती हैं उससे मुक्ति मिले, है ना, बाधा दमन से। और ये 2 प्रकार की होती है, कौन सी? सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता। सकारात्मक स्वतंत्रता कौन सी होती है? अपने जीवन को अपनी इच्छा अनुसार डालने का अवसर। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, कोई भी व्यक्ति है वो अपने जीवन को अपने अनुसार जैसा चाहे वो वैसा कर सके। अब थे चाहो कि भाई मैं भी है ना बाहर में पढ़ाई करना जाऊँ, मैं भी कोचिंग करना जाऊँ, मैं भी जो मेरी इच्छा हो वो करे। मैं तो कौन करे सरकारी नौकरी की तैयारी करना, मैं तो पेंटिंग बनाऊँगा। तो यह स्थान के इस चीज़ की स्वतंत्रता मिले, वो काम करने की जो इच्छा के अनुसार काम करने की मांग करे, तो वो सकारात्मक है। जहाँ बात एक और उदाहरण देके समझाऊंगा था। नकारात्मक स्वतंत्रता, बाहरी हस्तक्षेप से मुक्ति, मतलब बाहरी लोगों से थाने मुक्ति मिल जाए। अब मैं बताऊं, देखो थारा घर में थारे पिताजी है ना, दो जना ही, ए और बी को।
एक को पिताजी हैं बोलियो भाई वो को लड़कों को दोनों पेंटिंग पसंद थी जना। एक ए है यो आपका पिताजी ने बोले देखो बात है मेरो पढ़ाई में दिमाग चल रहा आज होनी मैं करूँगा पेंटिंग। बीवी यही बात बोलियो ए आला बोले लकड़ी दिखा ना या डांग दिखा या रोटी खानी है ना तो चुपचाप पढ़ाई कर ले तैयारी कर ले मन कौन चाहिए तेरी पेंटिंग में कोई आने जाने को नहीं है ना। समझ में आ गई क्यों नहीं करने दे रहे हैं उसके पिताजी? क्योंकि उस पर भारी दबाव है। समाज क्या दिखाता है कि हमें तैयारी करके अगर एक आप सफल जीवन बना लोगे तो आप क्या तैयारी करके पढ़ लिख के एक अच्छी नौकरी लग जाते हो तो आप सफल हो जाते हो। तो ये क्या है आपके सामने इसमें भारी स्वतंत्रता की क्या है हस्तक्षेप देखने को मिल रहा है। अगर और बी वाले पिताजी कैसे हैं वो कहेंगे कि जा बेटा कोई ना तेरा मन करे तो कर ले। तो पहले वाला तो कौन सा है उसको अपनी इच्छा के अनुसार ढलने का मौका दिया तो ये कौन सी सकारात्मक स्वतंत्रता है। नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है अब उसको जो ए है वो पेंटिंग करेगा तो सुनो है ना लेकिन क्या करेगा उसको अपने पिताजी का दबाव हमेशा रहेगा। तो इस प्रकार से आपके उदाहरणों से समझ सकते हो। अगले वाला क्या समानता का अर्थ। समानता क्या होती है? समानता का तात्पर्य ये नहीं होता है कि सब लोग बिल्कुल एक जैसे हों। समानता का अर्थ है को नहीं कि राम और श्याम दुनिया को उल्ली हुई एक जय को है ना है ना। एक जय का काम करी एक जय की पढ़ाई करी यो को नहीं हुआ है। ये सभी के अधिकार अवसर व न्याय समान रूप से प्राप्त करने की बात करता है। तो देखो हर इंसान को अलग अलग समानता को अधिकार है। जब मान लिया कोई आदमी की है कि भाई उकन 2 टाइम की खाने रोटी को नहीं तो उनके लिए सरकार को क्या उद्देश्य है? उनको सरकार को उद्देश्य है कि भाई इन कम से कम समाज में 2 टाइम रोटी खाने की बात करी जाएगी। वो गाटी घोड़े की बात उनको बोया कहो साहब पेट भर जा वो ही है। फिर अब अपने जय का लोग की के समस्या है कि अपना पढ़ लिख के एक अच्छा जीवन जीना। हाँ 2 टाइम की रोटी तो खा रहे हैं सबका सब लेकिन अपना जीवन स्तर बनाना। तो सरकार अब अपना के लिए क्या करेगी समानता देने के लिए अपना एक योजना प्रकार प्रोवाइड कराओगी अपना रोजगार का अवसर प्रोवाइड कराओगी जिससे कि अपना समाज में एक अच्छा जीवन जिसका। अच्छा अब अपना भी ऊपर का लोग ही है ना बनकन के उनके लिए नौकरी नाकरी कोई महत्व होना है। बनके लिए क्या है कि उनके लिए अच्छी सड़क होनी चाहिए अच्छी स्वास्थ्य होना चाहिए अच्छा शिक्षा मतलब ये सब चीज़ तो खरीद नहीं लेकिन अच्छी सड़क होनी चाहिए अच्छी स्वास्थ्य होनी चाहिए अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए। तो सरकार को क्या कार्य होगा उन लोगों ने वह मिला होगी। तो समाज के अलग अलग स्तर हैं और हर स्तर के अलग अलग जरूरतें हैं। तो सरकार क्या करेगी अब यहाँ थोड़ी कि जो निचला आदमी है जो आपके सामने देखें 2 टाइम की रोटी को सड़क को कोई मतलब को नहीं चाहिए जम्मा फुटी रो उन तो 2 टाइम की रोटी मिलनी चाहिए है ना। तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग समानता का स्तर होता है अलग अलग गुण उसका नियम होते हैं। समानता 3 प्रकार की होती है राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक। राजनीतिक क्या होती है भाई जो लोग जो समाज का जो आर्थिक और सामाजिक रूप से ऊपर उठ चुके हैं वह लोग की बात करेंगे राजनीति की बात करें। भाई थे छोटा सा उदाहरण से समझो थारा गाँव में ज़्यादा राजनीति कौन करे लेकिन 2 रुपया ज़्यादा ही भाया 2 दाप की रोटी खाना को वही तो करे राजनीति की बात। बाकी आम आदमी तो क्या करोगे 2 टाइम क्या सोचा को कि अपनी कमाई कठिन हो जाए। तो राजनीतिक समानता क्या होती है कि सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार मिले। तो क्या हर व्यक्ति है उसको समानता का अधिकार मिले हर व्यक्ति उसको राजनीतिक रूप से समानता मिले। वो चाहे तो चुनाव लड़ सके वो चाहे तो उसको वोट का अधिकार हो उसका क्या हो उसको समानता का अधिकार हो वो भी अपना वोट दे सके वो भी राजनीति में उतर सके उसको भी लोग चुनाव करें। इस चीज़ की बात करेंगे। अगला क्या सामाजिक समानता। तो जाति के आधार पे धर्म के आधार पे लिंग के आधार पे जो भेदभाव देखने को मिलता है उसको क्या कहा जाता है सामाजिक समानता के नाम से जाना जाता है। मतलब जाति जो कोई इंसान जाति का आधार पर समानता हो लिंग का आधार पर समानता हो और धर्म का आधार पर समानता देखने मिले। आर्थिक समानता की बात करें मूलभूत संसाधन और अवसरों तक समान पहुंचे। मतलब जो मूलभूत संसाधन जो आपने मूलभूत संसाधन क्यों जैसे सब ने स्वच्छ हवा मिले सब ने स्वास्थ्य मिले स्वास्थ्य सेवाएं मिली सरकारी हॉस्पिटल भी बढ़िया होने चाहिए। मान हर आदमी प्राइवेट में कौन जा सके सरकारी हॉस्पिटल बढ़िया होना चाहिए सरकारी बस बढ़िया होनी चाहिए सरकारी आपके सामने इंस्टीट्यूट बढ़िया होना चाहिए। जो सरकारी योजनाएं ये सब लागू करी जाए कि हर व्यक्ति ने के आर्थिक रूप से भी बराबरी को एक मिले है ना। अब मैं था जो पहले 3 उदाहरण दिया ना जिन पहले बढ़िया सड़क चाहिए वो राजनीतिक समानता की ज़्यादा बात करो। अब आप न जाए का आदमी की बात करेंगे सामाजिक समानता की जो बिचली कैटेगरी का आदमी है ना वह और जो सबसे निचली कैटेगरी का वह आर्थिक समानता की बात करेंगे। समझ में आ गया। हो सकता है कि हर व्यक्ति की ज़रूरतें तीनों भी हों किसी की 1 हो किसी की 2 हो। तो ये समानता होती है। स्वतंत्रता और समानता के बीच में क्या परस्पर संबंध होता है तो कौन सा होता है? सबसे पहला पूरक संबंध। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होती है मतलब पूरक होते हैं। यदि समाज में समानता न हो तो वास्तविक स्वतंत्रता का केवल कुछ वर्गों तक ही
सीमित रहेगी। तो क्या है, अगर समाज में समानता नहीं हो, अगर सभी लोगों को समान अधिकार नहीं मिले तो स्वतंत्रताओं को क्या मतलब निकले, कोई मतलब को निकले भाई थे। एक बात समझो, अगर थान स्वतंत्रता है घर से बाहर न जाने की, लेकिन थारे धर्म का आधार पर थारे भेदभाव करे जा रहे थे, लाइन में लाग थान कर दियो चाहो पर नो, है ना, थे कोनी लाइक थारकन पिसा कोनी, थारकन राजनीति पेट कोनी, तो के मतलब निकले स्वतंत्रता को। धर्म का आधार पर भेदभाव कर दियो, महिला पुरुष का आधार पर भेदभाव कर दियो, तो कोई भी आधार पर भेदभाव हो तो फिर स्वतंत्रता को कोई मतलब को नहीं। समानता होगी यदि स्वतंत्रता को मतलब निकला है। अगला क्या है, समान अवसर के आधार। समानता ये सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ समान रूप से उपयोग कर सके। तो आपके सामने समानता किस चीज़ को सुनिश्चित करती है कि जो समाज में हर व्यक्ति है वो स्वतंत्रता ने समान रूप से उपयोग कर सके। मतलब जो स्वतंत्रता मिल रही है समाज में, उन वो सारों को सारों उपयोग करें या निचोड़ ले एकदम पूरी की पूरी ने। समझ में आ गई, है ना। अगला क्या है भाई, अगर कोई इंसान है उसके पास अगर समानता होगी तभी तो वो क्या स्वतंत्रता का फायदा उठा पाएगा। अब थाने के पास तो कॉलेज में थाने कह दियो कि थे तो ई धर्म का आदमी हो, थे ई पुरुष हो स्त्री हो, जना थाने एडमिशन को नहीं उसका है, तो थाने के फायदो निकले स्वतंत्र को निकले ना। तो थान फायदो कद होगा जब अगर थाने समानता मिलेगी, पुरुषान भी उतना ही अधिकार मिलेगो और महिलान भी दोनों बराबर सीट बांट दी गई। तो अब क्यों हो, अब थान स्वतंत्रता भी मिल रही है और समानता भी मिल रही है, दोनों मिल रही हैं, जना ही फायदो है। अगला क्या, न्यायपूर्ण स्वतंत्रता। न्यायपूर्ण स्वतंत्रता क्या होती है, यदि स्वतंत्रता बिना समानता के दी जाए तो अमीर और शक्तिशाली लोग दुरुपयोग कर सकते हैं। तो क्या है, यदि स्वतंत्रता है समाज में, यदि स्वतंत्रता है बिना समानता के दे दी जाए, है ना, स्वतंत्रता के बिना समानता का दे दी जाए तो क्या करेंगे, अमीर और शक्तिशाली लोग कहीं वो दुरुपयोग कर सके हैं, है ना। इसी प्रकार केवल समानता केवल स्वतंत्रता के अभाव से समाज को दमनकारी बना देती है। तो क्या है, समाज के अंदर स्वतंत्रता भी होनी जरूरी है और समानता भी होनी जरूरी है। क्यों, गणी छूट दे दी ना, तो एक बात सोचो, अमीर आदमी का टाबरा कन तो क्या कि सब कुछ हो वो राजा को बेटो राजा बनो, क्योंकि भाई उनकन तो पिसाई वो बढ़िया स्कूल में पढ़ सकी ही, है ना, बढ़िया स्वास्थ्य शिक्षा ले सकी ही, हर चीज़ बढ़िया रूप से कर सके हैं। लेकिन अगर सरकार है उन पे टैक्स नहीं लगाएगी, सरकार उन पे अगर इस प्रकार के कार्य नहीं करेगी, सरकार उन पर नियंत्रण नहीं करेगी कि सरकारी स्कूलों को भी आपको प्राइवेट स्कूल को बराबरी तक नहीं करेगी, उनके शिक्षा स्तर को बराबरी नहीं करेगी, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं जो समाज का निचला तबका है वो दबता चला जाएगा और अमीर लोग हैं वो को पूरा फायदा उठा लेगा, क्योंकि उनका भाई संसाधन पहले ही जाता है। इसलिए सरकार को पूरा जोर रहे कि जो सरकारी व्यवस्थाएं उन्हें सही से चलाया जाए। न्यायपूर्ण स्वतंत्रता। तो न्यायपूर्ण स्वतंत्रता क्या होती है, यदि स्वतंत्रता बिना समानता की, तो बता दिया मैंने आपको। लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्रता और समानता दोनों ही संतुलनीय नागरिकों का विकास का अधिकार है। तो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में स्वतंत्रता और समानता दोनों को संतुलनीय नागरिकों का विकास अधिकार है। मतलब लोकतंत्र है, जो भारत लोकतंत्र है ना, यहाँ का देश हम समानता भी मिले और स्वतंत्रता मिले, अगर दोनों की दोनों चीज़ मिलेंगी ना, जब ही इंसान को के वो ही संतुलन इंसान को पूर्ण रूप से विकास कर सके, समाज को हर व्यक्ति को विकास हो सके, नई विकास होगा। आज बनी दार्शनिक जो दृष्टिकोण क्या, मतलब अलग अलग दार्शनिकों ने क्या बताया। रूसो ने क्या कहा, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु हर जगह जंजीरों से जकड़ा होता है। मतलब आदमी पैदा तो स्वतंत्र है लेकिन हर चीज़ों जकड़ो है। जहाँ घरों थे बाहर ने को निकल सको, घरों 8 बजे बाद थे मम्मी बाहर ने कौन जान दे, या भी एक प्रकार को बंधन है ना। थन समाज में जाओगे थारी कोई जाति है, कोई धर्म है, उसका आधार पर भी थे बटे हुआ हो, दूसरा धर्म का नियम कुन मांस को। फिर थे राजनीतिक रूप से देखोगा तो आर्थिक दृष्टि से देखोगा तो आर्थिक दृष्टि से भी के भाई थे अमीर हो गरीब हो, तो हर इंसान के पैदा तो स्वतंत्रता का साथ हुआ है, लेकिन अलग अलग प्रकार की जो व्यवस्था ही जो सिस्टम है, नियम कायदे, उनसे इंसान बंधा हुआ रहता है। उसका समाधान केवल समानता के साथ स्वतंत्रता के साथ भी संभव है। तो ये चीज़ से आप अगर समानता और स्वतंत्रता अपना दोनों रूप से बराबरी से मिल जाएगी तभी आप क्या होगा, बराबर बन सका हम। अगला क्या, जॉन स्टुअर्ट मिल। तो ये क्या स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक थे। तो जॉन स्टुअर्ट मिल है वो क्या थे, वो स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक के, हर व्यक्ति है वो स्वतंत्र रहे। उनका मानना था असमानता है वो स्वतंत्रता को सीमित कर देती है, और ये चीज़ क्या मानती है कि असमानता है जो आपके सामने जो इनइक्वेलिटी है वो क्या कर देती है, सभी लोगों को स्वतंत्रता तक सीमित कर देती है। तो स्वतंत्रता को भी कोई मतलब को निकलोगे अगर समाज में भेदभाव होते रहेगा तो इनको कहना यही था।
मार्क्स ने क्या कहा, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, समानता और स्वतंत्रता प्राप्त करने की पूर्व शर्त बताया। तो मार्क्स ने क्या कहा, समानता है वो स्वतंत्रता ने प्राप्त करने की सबसे पहली शर्त है। समझ आ गया ना। तो समानता जरूरी है स्वतंत्रता से पहले। समानता मिले बाद में स्वतंत्र तो आदमी धीरे धीरे आपका विचारा से भी हो जाए है और धीरे धीरे इकोनॉमिकली भी हो जाए है। तो स्वतंत्रता और समानता विरोधी नहीं थे। स्वतंत्रता और समानता विरोधी नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक है, मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे के बराबरी हैं। स्वतंत्रता बिना समानता की अधूरी है और स्वतंत्रता बिना समानता को कोई मतलब को नहीं, और समानता बिना स्वतंत्रता के निरर्थक है। लोकतंत्र तभी सफल होता है जब नागरिक स्वतंत्रता का आनंद सभी अवसरों को अधिकारों के साथ प्राप्त करते हैं। तो यही बात है, जब लोगों स्वतंत्रता को फायदा जल्दी मिलेगा जो समानता मिलेगी उन्हें। तो यही बताया गया आपको, स्वतंत्रता और समानता के बीच में जो संबंध था उसको अपन ने अच्छे से देखा है। आपने वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीएस जो पेपर होने वाला है इतिहास का, उससे संबंधित राजनीतिक सिद्धांत ने के मानात्मक, ऐतिहासिक व प्रायोगिक दृष्टिकोण से व्याख्या करनी है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला आपके सामने, इसको अपन अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। अन्य वीडियो देखना चाहते हो इस टॉपिक से संबंधित, इस पेपर से संबंधित, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और यहाँ पर जो प्रोडक्ट वाला जो लिंक दे रखा है, यहाँ से जाकर अगर आप कोई किताब खरीदना चाहते हो, अगर और कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, तो सबसे सस्ती दरों में आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट इस लिंक पे क्लिक करके खरीदोगे तभी मिल जाएगा। तो आप कोई चीज़ खरीदना चाहते हो तो तुरंत खरीद सकते हो। तो राजनीतिक विज्ञान क्या है, एक प्रकार की सामाजिक विज्ञान बोला गया है। तो राजनीतिक विज्ञान को क्या बोला गया है, एक सामाजिक विज्ञान बोला गया है। और इसका क्या कार्य होता है, मुख्यतः इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ये क्या करती है, राज्य हो गया, कोई सरकार हो गई, संस्था को व्यवहारिक रूप से समझने का कार्य करती है। भाई राजनीतिक, एक बात सोचो थे, अपने समाज है, समाज में कोई भी घर है, घर में क्या कहना वो है ना, यो घर में यो वो आदमी बहुत राजनीतिक है, सुनी होगी थी, है ना। समाज में जाओगे तो क्या कहो, वो फलाने आदमी तो भाया देख घनी राजनीति आवाई है, सुने होगा ना। स्कूल कॉलेज में भी क्या कहो, यो तो राजनेता ही बना हो। तो इको अर्थ क्या है, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, और चाहे स्कूल कॉलेज और कोई संस्था जठे भी काम करो, उनमें भी क्या कहलावा है कि राजनीति है वह अपनो एक मुख्य भूमिका निभावा है। तो राजनीतिक विज्ञान के वो जो राज्य ही सरकारी और संस्था को व्यवहारिक रूप से अध्ययन करने के अलावा राजनीतिक विज्ञान कहलावा है। और अब राजनीतिक कोई भी चीज़ ने समझने के लिए, वैज्ञानिक ढंग से समझने के लिए होगा कि अलग अलग प्रकार की थ्योरी दी गई, जिससे कि आप अलग अलग प्रकार का जो दृष्टिकोण से चीज़ें ने समझ सका। इनमें प्रमुख जो दृष्टिकोण है राजनीतिक विज्ञान समझने का, वह कौन सा है, मानकात्मक, ऐतिहासिक व प्रायोगिक दृष्टिकोण है। कौन सा है, मानकात्मक, ऐतिहासिक व प्रायोगिक दृष्टिकोणों को अपनाया जाता है और तीनों का महत्व अपने अपने हिसाब से अलग अलग है। पहला दृष्टिकोण है मानकात्मक दृष्टिकोण। तो ये कौन सा होता है, जो मानकात्मक मतलब मानकों के आधार पे हम चीज़ों को समझते हैं। और इसका जो मानकात्मक दृष्टिकोण का नॉर्मेटिव मानकात्मक दृष्टिकोण का क्या आधार होता है कि जो समाज है या फिर जो राज्य है उसका जो आधार होगा, उसकी जो नींव होगी वो किसके आधार पर रखी जाएगी, उसकी नींव है वो नैतिकता के आधार पर रखी जाएगी। किसके आधार पे, समाज में नैतिकता, मतलब हर व्यक्ति वो सही से कार्य करे, हर व्यक्ति वो समाज में अच्छे से रहे, तो इसके आधार पे समाज के निर्माण की जाती है। तो ये मानकात्मक सिद्धांत किस पे, नैतिकता है, मतलब हर आदमी भलाई रहे, हर आदमी सुखी रहे, हर आदमी एक दूसरा की भलाई के लिए काम करे, इसलिए ये बताता है। इसमें क्या प्रश्न है, क्या होना चाहिए, मतलब यो सिद्धांत की बात करें कि राजनीति में क्या होना चाहिए, भलाई, लोगों की भलाई के लिए के लोगों कार्य करना चाहिए, यो सिद्धांत देखने मिला है। ये इस न्याय में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, इसमें कोई भी राज्य होगा ना, कोई भी राज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, कर्तव्य और नैतिक मूल्यों देखने मिलेगा। मतलब अँ को राज्य को निर्माण करनो जठे, मतलब अँ स्कूल से समझोते, स्कूल कॉलेज में ना थारी कॉलेज अँ की कॉलेज को निर्माण करनो, जिम हर टाबर पढ़ाई कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में भी बढ़िया है, कला में भी बढ़िया है, प्रोफेसर भी बढ़िया पढ़ा रहे हैं, है ना, हर चीज़ में हर क्षेत्र में थे बढ़िया हो, अँ का राज्य को निर्माण करना, अँ को राज्य को निर्माण होना जरूरी है कि टाबर आप ही कॉलेज में जे ही कोई लड़ाई कौन करी, पढ़ाई में भी होशियार ही, है ना, कॉलेज के कोने उसके नए को। तो ये इस प्रकार के समाज की बात की गई है इस सिद्धांत में, जिसमें सबको न्याय मिले, सबको स्वतंत्रता मिले, सबको समानता मिले। इसका प्रमुख सिद्धांत किसने दिया, प्लेटो ने किया।
प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की। तो सबसे पहले जो प्लेटो थे उनके द्वारा एक ऐसे राज्य जिसको आदर्श राज्य बोला जाता है, इसकी कल्पना की गई कि समाज में एक इस प्रकार का जो राज्य है वो भी होना चाहिए। अरस्तु ने सर्वोत्तम शासन व्यवस्था पर विचार किया, और क्या किया कि जो अरस्तु हैं उनके द्वारा क्या विचार किया गया कि जो सबसे उच्च, सबसे सर्वोत्तम, सबसे बढ़िया जो आपके सामने शासन व्यवस्था है उस व्यवस्था को लागू किया जाए। मतलब जितनी बढ़िया शासन व्यवस्था लागू होगी उतना ही बढ़िया हमारा साम्राज्य है वो चलेगा। रूसो ने किसका सिद्धांत दिया? रूसो ने लोक सत्ता का सिद्धांत दिया। तो रूसो के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया कि सारे जो लोक सत्ता है उसके सिद्धांत को, मतलब सभी लोग हैं वो लोगों की सत्ता रहे। रूसो के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया कि लोगों की सत्ता बनी रहेगी। लोगों की सत्ता बनी रहेगी तो लोग वो क्या करेंगे, आपके सामने समाज को अच्छे से चलाएंगे, या राजनीति जो राज्य है उसको अच्छे से चलाएंगे। लेकिन इस जो सिद्धांत दिया गया मानकात्मक सिद्धांत, इनके आदर्श राज्य की बात करेगी। इनकी विशेषता क्या है? मनुष्य और समाज के बीच में एक आदर्श स्थिति, मतलब एक ऐसी स्थिति को उत्पन्न करना जिसमें हर व्यक्ति सुखी हो, हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार हो, हर व्यक्ति को समानता हो, हर व्यक्ति को न्याय मिले। इस प्रकार के समाज की स्थापना की गई। लेकिन इस जो ये आपके सामने ये जो सिद्धांत है इसकी आलोचना ये क्या कहकर की जाती है कि व्यवहारिक वास्तविकताओं को अनदेखी करता है। कि कह के करी गई कि वो व्यवहारिकता की बात कौन करेगी? અહીંયા कदे को नहीं उसके समाज में कि हर व्यक्ति बराबरी को अधिकार मिला है, सब व्यक्ति समानता के साथ रहें, कोई एक दूसरे के साथ लड़ाई कौन करे, અહીંયા कट्ठे भी कोई समाज में को नहीं उसका, ये सिर्फ कल्पना में ही ये सब चीज़ मौजूद है। तो थाने पे रकम थाना है कि कॉलेज बताइए उसके कदे को नहीं उसका एक लड़का आपस में लड़ाई करे बिना रही कि को नहीं रही है ना। लड़का हो चाहे लड़की हो, राजनीतिक में पढ़े कौन है थे ही एक दिन पहले पढ़ना है उतना ही था, मतलब ही कौन कॉलेज और कौन में या ना। तो ये ऐसे सिद्धांत कभी भी नहीं हो सकता है। अगला कौन सा? ऐतिहासिक दृष्टिकोण। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण कौन सा? हिस्टोरिकल अप्रोच। नाम से ही थान बेरो पाठकों को ऐतिहासिक मतलब जिसमें इतिहास की बातें की जा रही हो। यह दृष्टिकोण हमें राजनीति के अतीत व ऐतिहासिक विकास की पृष्ठभूमि को समझने में मदद करता है। मतलब वो के सिद्धांत के बताओ है कि इतिहास में पुराना टाइम में क्या चीज़ होया करती है ना। जहाँ फकून कहा कि भाई पहला राजा ना 50-50 किलो को बाला लेके भाग जाया करता है ना, भाग जाता ना। तो यही चीज़ है जो पुराने समाज से हम समझा करता कि पहले राजतंत्र होया करतो में एक राज्य होया करतो को मंत्री परिषद होया करतो, राजाएं खदे तो ना कि आज सारी प्रजा ने पूरे दिन कुकड़ों को बोलना, तो सारी प्रजा कुकड़ों को ही बोलिया करती है ना। बस राजा अलाउद्दीन खिलजी जय कौन चाहिए या फिर वो मोहम्मद गजनवी जय कौन चाहिए। तो यही है, पहले वाले राजतंत्र को हम समझने का प्रयास करते थे। यहाँ पर क्या हुआ करता था, इसमें राज्य, कानून, शासन, संसद व न्यायपालिका आदि जो संस्थाएं इनका कर्मिक विकास के बारे में देखा। मतलब हमने क्या देखा कि पहले समाज में क्या हुआ करता था। आप इतिहास में समझो कि पहले क्या छोटा छोटा पहले क्या कि लोग कबीला में रिया करता, फिर कबीला से शहर बसा, शहर से फिर क्या कि राजा की जरूरत पड़ी तो उनके ऊपर राजा बनना शुरू होगा। फिर उनके छोटा छोटा जो राज्य है उनका निर्माण होया, फिर बड़े बड़े साम्राज्य बनते चले गए। वहाँ पर क्या हुआ करता था, राजा ही न्याय करता था। फिर धीरे धीरे क्या न्यायालयों का स्थापना की गई और आज अपने व्यवस्थित रूप से न्यायालय भी देखने को मिलती हैं। तो इसी प्रकार से संसद भी हुआ करती। भाई उस टाइम में भी हर राजा का नीचे 5-7 आदमी मंत्री रिया करता, आज भी रहे हैं। उस प्रकार से अब उसको व्यवस्थित रूप पर कर क्या दे दिया कि ज़्यादा जनता का प्रतिनिधित्व निकल के आए, इसलिए उसको संसद का रूप दे दिया गया। तो चीज़ें पहले भी यही चली आ रही थी, आज भी यही चली आ रही है। बस फर्क क्या हो गया, धीरे धीरे जो चीज़ें हैं तंत्र उसमें कर्मिक रूप से विकास होने लगता है। जहाँ चीज़ें की जरूरत है उस चीज़ से विकास हो तो चले जाए। अगला क्या है, मैकियावेली, बर्क व हेगेल जैसे विचारकों ने इस दृष्टिकोण पे बल दिया। तो कौन सा? मैकियावेली हो गया, बर्क हो गया, वो हेगेल जैसे जो विचारक हैं इन्होंने क्या किया, इस दृष्टिकोण है इस पर क्या है ज़्यादा बल दिया कि इन्होंने ज़्यादा समझाने का प्रयास किया कि इसके ऐतिहासिक जो विचार हैं इसके ये प्रमुख विचारक रहे। इन्होंने बताया कि इतिहास से हम कैसे समझ सकते हैं जो हमारी साम्राज्य की परंपरा आया करती थी उसको। यह दृष्टिकोण ये समझाने में मदद करता है किसी भी राजनीतिक संस्था सिद्धांत का निर्माण के परिस्थिति में हुआ और उस समय के साथ कैसा बदलता चला गया। तो एक बात समझो थे, पहले का टाइम में तो राजा महाराजा का टाइम में तो सेना ही बजाया करती। भाई लाल किला में 2 टाइम सेना ही बजाया करती, 2 टाइम हाथी घोड़ा चलिया करता। आज चल रहे कौन चल रहे ना, बस यही फर्क है। तो है ना कि है कि समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, परिस्थितियाँ, राजनीतिक जो चीज़ें वो क्या है बदलती रहती हैं। और यही चीज़ ये सिद्धांत हमें समझाता रहता है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, समय के साथ चीज़ों में बदलाव देखने को मिलता है। लेकिन इस सिद्धांत की आलोचना क्या की गई कि ये केवल अतीत में ही उलझा रहता है ना। इसमें भविष्य और वर्तमान की समस्याओं पर कम ध्यान दिया हुआ। तो इन क्या बताया गया, वो तो पहले ही पुराना आदमी एकदम पुरानी बात करे है, नई बात कौन करे,
यही बात कह के कह दियो कि वो सिद्धांत को नहीं काम को इतना ज़्यादा इम कह कि आज की बात को उनके नया विचार को नहीं इम तो पुरानी बात ही सारी की सारी जो पुराना टाइम में चलिया करती है ना। तो इस सिद्धांत ने क्या किया है, जो वर्तमान समय की समस्याएं इस पर कम ध्यान देकर जो पीछे जो पुरानी समस्याएं थी उन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अगला क्या है, प्रायोगिक दृष्टिकोण, एम्पेरिकल अप्रोचमेंट। एम्पेरिकल अप्रोचमेंट क्या होगो, अब नाम से थान बेरो पाठ रहे है प्रायोगिक दृष्टिकोण। अब प्रायोगिक दृष्टिकोण क्यों है, इनकी की बात करी जाएगी। यह दृष्टिकोण राजनीति में वैज्ञानिक व तथ्यपरक ढंग से चीज़ों को समझाने का प्रयास करता है। तो एक को यो जो आपका सामने सिद्धांत है को काम क्या है, यो चीज़ा ना सिद्धांत जो भी सिद्धांत देंगे राजनीति में उन्हें वैज्ञानिक ढंग से समझाओ, है ना। हर चीज़ ना क्या करोगो कि विज्ञान के है वैज्ञानिक ढंग से समझाने को प्रयास करोगो, तर्क देगो कि अगर यो काम हो तो यो यूं हो, न्यू नहीं हो तो न्यू को न्यू हो, समझो न्यू नहीं हो रही है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि क्या है भाई, कोई भी चीज़ है वो क्यों है क्या है, इसका आपको सवाल देखने को मिलेगा कि भाई राजनीतिक संस्था है तो ये क्या है, संसद है तो क्या है, क्यों है, क्यों इसका निर्माण हुआ, है ना। वैज्ञानिक ढंग से चीज़ों को समझाने का प्रयास करेगा। इसमें क्यों, इसमें कोई भी घटना हुई उसमें क्या है, आंकड़ों का आपको ज़्यादा महत्व देखने को मिलेगा। तो आज के टाइम में कौन देखो जीडीपी की बात करी जा रही, इतना संसद जीतगार, इतना भूगोल, हर सब चीज़ों की ज़्यादा बात करी जाएगी। सर्वेक्षण की बातें की जाएगी, जिसमें सर्वे की बात करी जाएगी कि भाई अभी सर्वे की गई, है ना, क्या करे गयो एग्जिट पोल निकाले गयो, कौन जनता ने कौन ज़्यादा पसंद करी, ये सब चीज़ें। सांख्यिक और वैज्ञानिक विधि का उपयोग किया जाता है। और क्या होता है आपके सामने, सांख्यिक और वैज्ञानिक विधियों का भी उपयोग किया जाता है इस सब चीज़ों में, मतलब स्टैटिक्स को भी उपयोग हुआ है और वैज्ञानिक रूप से साइंटिफिक रूप से भी चीज़ों को उपयोग हुआ है, वैज्ञानिक ढंग से भी चीज़ें न समझने को प्रयास किया जा है। अगला क्या, बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद और पोस्ट बिहेवियरिज्म इसी दृष्टिकोण पर आधारित होते हैं। और इसमें क्या है, जो बिहेवियरिज्म है आपके सामने दो क्या बोले आखिरी, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद इसी के सिद्धांत है। तो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहार कहाँ से सीखने को मिलता है आपको, इसी सिद्धांत से आपको समझने को मिलता है। इसका लाभ यह है कि राजनीति को यथार्थ और व्यवहारिक स्वरूप में प्रस्तुत करता है। और इसका कार्य क्या है कि जो राजनीति होती है उसका जो वास्तविक दृष्टिकोण होता है उसको दिखाने का ये कार्य करता है कि भाई राजनीति है वो वास्तविकता में है कहीं की, राजनीति का असली सिद्धांत है कहीं का, उन बताने को प्रयास करें। लेकिन इसकी कमजोरी यह है कि मूल्य और नैतिकता को नज़रअंदाज कर देता है। लेकिन इम क्या है कि यह है यो सारी चीज़ वैज्ञानिक ढंग से बताने की कोशिश करे हैं। इम क्या है नैतिकता, मतलब इम क्या है भाई, चाहे इम यह है कि सरकार बननी चाहिए, चाहे कहीं कोई का वोट चोरी करके करो, चाहे अपना है वो क्या बोले कहीं गुट्ठो कोई आदमी का गलत गुट्ठो लगा के कोई मरेड आदमी जिंदा करके कहीं भी करके कोई पिस्सा देकर कोई दारू देकर कहीं भी सरकार बनाने पर ध्यान दे रखा है। आंकड़ा की ज़्यादा बात करें जब जीएसटी है यो क्या बोले अपने जीएसटी सरकार खरीदनो जीएसटी कलेक्शन कर लियो तो कलेक्शन कर लियो, लेकिन जनता तो मर गई ना था जीएसटी कलेक्शन के चक्कर में, है ना। पूरे सरकार है खरी जीडीपी बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ी, अरे जीडीपी बढ़ रही है लेकिन आदमी ने पूछो को गोजी में 2 रुपया नोट बच रहे हो, कौन बच रहे हो। तो जीडीपी बढ़ने से क्या हो, जीडीपी तो बढ़ने वाले वो 3-4 उद्योगपति उनके वजह से बढ़ रही होती है भाई। जीडीपी क्या होती है, भारत में कितना पैसा आ रहा है, तो वो तो अगर कोई बड़े उद्योगपति जितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे उतना भारत में पैसा आएगा, है ना। तो वो तो उनके हिसाब से बड़ी, आम जनता का विकास कितना हो रहा है वो बड़ी बात है ना। तो यही चीज़ है कि सरकार में मूल्यों और नैतिकता को इसमें क्या कर दिया गया, नज़रअंदाज कर दिया गया। इसमें मुख्यतः किसकी बात की जाती है, जो न्यायिक जो आंकड़ों की सर्वेक्षण वगैरह की बात की जाती है। निष्कर्ष की बात करें तो मानकात्मक सिद्धांत को आदर्श स्थिति की ओर मार्गदर्शन करता है। तो अलग अलग सिद्धांत का अलग अलग स्वरूप ही अपना अलग अलग फायदा और अलग अलग नुकसान है। तो मानकात्मक सिद्धांत क्या करोगे, यो सिर्फ आदर्श राज्य की बात करो कि राज्य है होना चाहिए, जाने कोई भगवान को राज्य हूँ, है ना। अया को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से क्या बताया जाता है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण जैसे आपको नाम से पता चल रहा है इसमें किसकी बात की जा रही है कि राज्य है उसको अपने इतिहास से समझना चाहिए, इतिहास में क्या है कर। तो अब एक बात बताओ, महाराणा प्रताप को जो राज्य हो भाई आपका तरफ से बहुत बढ़िया काम करो, लेकिन आज महाराणा प्रताप तो भाई आपके अकबर से लड़ता रहा, तो आज में थारा कौन सा ना लड़ाई करनी पड़े, दलील कौन करनी पड़े ना। तो आज के समय हर चीज़ की ज़रूरतें अलग हैं। तो इसमें क्या आपको इतिहास से सीखने को मिलता है, लेकिन इसमें क्या होता है वर्तमान की बातें नहीं की जाती हैं। अगले वाला क्या, प्रायोगिक दृष्टिकोण। प्रायोगिक दृष्टिकोण को नाम से समझ सकते हो प्रैक्टिकल। इसमें क्या होता है आपके सामने प्रायोगिक रूप से प्रैक्टिकली आप चीज़ों को समझते हो, जिसमें आंकड़े होते हैं, जिसमें आपके सामने देखने को मिलते हैं सर्वेक्षण है ना, जिम जीएसटी कलेक्शन है, यहाँ का आंकड़ा देखने को मिलेगा, वुमन इंडेक्स और खुशहाली इंडेक्स और जितना भी है ना, ये सब वर्तमान समय में आपको प्रयोगात्मक दृष्टिकोण है वो ज़्यादातर देखने को मिलता है।
इस प्रकार के राजनीतिक सिद्धांतों में व्यापकता इन्हें तीनों दृष्टिकोण को समन्वय बनाती है। और हन ये जो राजनीतिक जो सिद्धांत थी हनको जो व्यापकता है वाई के हन तीनों दृष्टिकोण से सामान बताया हन एकरण को कार्य करा है। तो यह आपके सामने जो पेपर होने वाला था उससे संबंधित राजनीतिक सिद्धांत के मानकात्मक व ऐतिहासिक व प्रायोगिक दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए से संबंधित आपके सामने सारे प्रश्न मैंने ये करवा दिया है। आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना।